हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनएच लीगल अफेयर्स। तो राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, द नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल। इसका बेसिक आइडिया है मेन के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए जो उनके राइट्स प्रोटेक्ट करे, फॉल्स केस सेफगार्ड काम करे और जेंडर न्यूट्रल जस्टिस को पुश करे। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये बिल है क्या, क्या प्रपोज किया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया है और लीगली इसका क्या स्टैंडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बिल है क्या, इसका एक क्विक समरी। ये बिल राज्यसभा एमपी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने 5 दिसंबर 2025 को इंट्रोड्यूस किया था, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में। इसका प्रपोजल है एक स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाया जाए जो मेन के राइट्स को सेफगार्ड करे, उनकी ग्रीवांसेस इन्वेस्टिगेट करे और पॉलिसी रिफॉर्म रेकमेंड करे। ये बिल पर्टिकुलरली पुणे के केतन अग्रवाल इंसिडेंट जो जून 2026 में हुआ था और उसके बाद उठे कंसर्न्स से प्रॉम्प्ट हुआ है। करंटली इसका स्टेटस पेंडिंग है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस कमीशन को क्वासी जुडिशियल पावर्स देने का प्रपोजल है। अब समझते हैं ये डिबेट पार्लियामेंट तक पहुंची कैसे। तो लॉज जैसे सेक्शन 498A जो डाउरी क्रुएल्टी से रिलेटेड है और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये बनाया गया था एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को शील्ड करने के लिए। लेकिन रीसेंट डेटा और केसेस ने अटेंशन मेन के ग्रीवांसेस की तरफ भी मूव किया, इसलिए इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखते हैं ये बिल इंट्रोडक्शन से लेकर आज तक यहाँ कैसे पहुंचे। 5 दिसंबर 2025 को ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुई प्राइवेट मेंबर बिल के तहत डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल द्वारा मूव की गई थी। उसके बाद 2026 में सिर्फ फर्स्ट रीडिंग हुई थी, कोई फर्दर लेजिस्लेटिव एक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ और पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में ये ऑफिशियली पेंडिंग है। और 4 जुलाई 2026 को रिपोर्टेडली ये बिल मॉनसून सेशन 2026 में रिवाइव हुई और वापस पब्लिक डिबेट में आ गई। तो समरी ये है, प्रोपोनेंट है डॉक्टर मित्तल, स्टेज है सिर्फ फर्स्ट रीडिंग और गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफिशियली न्यूट्रल है क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है। तो ये बिल एक्चुअली अचीव क्या करना चाहती है? पहला ऑब्जेक्टिव है जेंडर बैलेंस इंश्राइन करना, मतलब मेन के इश्यूज को इंस्टीट्यूशनल वॉइस देना। दूसरा, कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करना, फॉल्स डाउरी केसेस और मेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज जैसे ग्रीवांसेस को एग्जामिन करना और लीगल रिड्रेसल इंश्योर करना। और तीसरा, रिफॉर्म्स रेकमेंड करना, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट लॉज में जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए और पॉलिसी चेंजेस प्रपोज करना। और आखिरी, अवेयरनेस आउटरीच करना ऑन मेंस मेंटल हेल्थ। अब बात करते हैं ये कमीशन स्ट्रक्चरली कैसे बनेगी। तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा जो कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होगा, एक लीगल एडवाइजर होगा जो कि अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 6 मेंबर्स होंगे जिसमें 3 मेल और 3 फीमेल मेंबर्स होंगी फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। चलिए आप देखते हैं इस कमीशन के पास पावर्स क्या होंगी। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करेगा जो विटनेस को समन कर सकता है और डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए बोल सकता है। इसके फंक्शंस में इंक्लूडेड है मेन के राइट्स के वायलेशंस इन्वेस्टिगेट करना, जैसे अब्यूज और फैमिली इश्यूज से रिलेटेड। दूसरा होगा इंडिविजुअल मेन के ग्रीवांसेस लेना और रेमेडियल एक्शन रिकमेंड करना, जिसमें कॉम्पनसेशन भी इंक्लूडेड है। और तीसरा, मेन के इश्यूज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और वर्कप्लेस हैरेसमेंट पर स्टडी और रिसर्च कंडक्ट करना। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी, कमीशंस की हर एक्शन बिल के अंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस प्रिंसिपल्स के कंफर्म करनी होगी। अब बात करते हैं ये कमीशन कौन से लॉज में चेंज पुश कर सकती है। यहाँ एक ज़रूरी बात समझने वाली ये है, बिल खुद डायरेक्टली कुछ अमेंड नहीं कर सकता, बल्कि कमीशन को एम्पावर करता है कि वो इन चेंजेस को डिबेट के लिए रेकमेंड करे। पहला, आईपीसी सेक्शन 498A या बीएनएस सेक्शन 85। अब ये कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल क्रूएल्टी ऑफेंस है जिसकी कन्विक्शन रेट लो है। तो किसी भी कंप्लेंट को रजिस्टर करने से पहले एक इन्वेस्टिगेशन की जाए जिसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जाए, जैसा अरनेश कुमार के केस में बोला गया था। यानी अगर कोई कंप्लेंट फॉल्स है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, शेयर्ड पेरेंटिंग, यानी मदर और फादर दोनों को बच्चे की कस्टडी देने के टाइम पर इक्वल फुटिंग पर देखा जाएगा। तीसरा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, अभी ये सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, अग्रीड पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ फीमेल है। एडवोकेटेड चेंज ये कि मेल विक्टिम्स को भी प्रोटेक्शन एक्सटेंड किया जाए और लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए।
और चौथा, सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी पॉश एक्ट 2013 अभी सिर्फ वुमेन को ही प्रोटेक्ट करती है एट वर्क प्लेसेस। लेकिन एडवोकेटेड चेंज क्या है कि अग्रीड पर्सन के डेफिनेशन में मेन को भी इंक्लूड किया जाए। वैसे ये अर्नेश कुमार का केस है क्या? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार गाइडलाइंस इशू की थी सेक्शन 498A आईपीसी के अंडर अरेस्ट के लिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सिर्फ डाउरी क्रुएल्टी के एलिगेशन पर रूटीनली अरेस्ट नहीं कर सकती और सीआरपीसी सेक्शन 41 के अंडर एक चेकलिस्ट बनाई जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। मीनिंग देयर बाय द लॉ इज मेड इन लाइन विद द सेट गाइडलाइंस एज वेल। तो इस बिल पर हर स्टेक होल्डर का क्या कहना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफिशियली न्यूट्रल है क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है, तो कोई मिनिस्ट्री ने पब्लिक स्टैंड नहीं लिया। मेंस राइट ग्रुप स्ट्रांगली सपोर्टिव है कि ये एक लॉन्ग ओवरड्यू इंस्टीट्यूशनल गैप था। विमेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल हैं, उनका कहना है एक मिसयूज नैरेटिव विक्टिम्स को स्टीरियोटाइप करती है और विमेन के अगेंस्ट अंडर रिपोर्टेड अब्यूज़ को डाउनप्ले करती है। लीगल एक्सपर्ट्स और एकेडमिक्स डाइवर्जेंट ओपिनियन रख रहे हैं, कुछ इक्वल जस्टिस रीजनिंग को इंडोर्स कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेस करते हैं कि डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस लॉज रियल ऑनगोइंग सोशल हार्म्स एड्रेस करते हैं। और सिविल सोसाइटी या एनजीओ के व्यूज़ मिक्स्ड हैं। मेंस वेलफेयर एनजीओज का इसका सपोर्ट करते हैं जबकि सोशल जस्टिस ग्रुप्स बैलेंस और सभी जेंडर्स के लिए स्ट्रॉन्गर लीगल एड की डिमांड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल NH लीगल अफेयर्स। तब तक के लिए जय हिंद।